एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगले ही दिन एन मिंगलिन वूचेन को कॉल करती है। जैसे ही उसने कॉल अटेंड की थी तो ये उसे कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका इशारा एक ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ था जहां पर चैन वू और एन मिंगलिन के अफेयर के बारे में बताया गया था। वो चैन एन मिंगलिन को कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी जीएफ को लेकर तुमसे मिलने के लिए गया था, तो इसलिए ये जो भी जिस बंदे ने भी पोस्ट किया है काफ़ी फैब्रिकेटेड है। हाँ, लेकिन उसकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, उसने ये स्टोरी काफ़ी अच्छे से बनाई है। एन मिंगलिन कहती है कि क्या तुम इसके लेकर सीरियस हो? मुझे नहीं पता कि तुम इसको लेकर अभी भी मजाक कर रहे हो। वो चैन उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने अपनी नई नई एल्बम को रिलीज किया है जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हो गई है। ये बस कुछ लोगों ने ट्रोल्स को हायर किया है ताकि तुमसे पंगा ले लें और इससे ये सारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज को फैला रहे हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। एन मिंगलिन मुझसे पूछती है कि ये जो जर्नलिस्ट बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं इनका क्या करना है, क्या मैं ऑनलाइन स्टेटमेंट इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए बनाऊं। और वो मन ही मन में ये भी कह रही थी कि मुझे इन र्यूमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ली रूबिंग को पता चल गया कि मेरे दरमियान और वो चैन के दरमियान क्या चल रहा है तो मुझे पब्लिक के सामने उसके माफ़ी मांगना होगी। वो चैन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी डरी हुई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम और तुम्हारी कंपनी है कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जल्दी सेटल हो जाएंगी। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें जो फ़िलहाल काम करना वो ये है कि जो कंपनी असिस्टेंट है ना उसका नाम है चू जाई, तुम्हें उसे अरेस्ट करना है। और लू साई चैंग जो कि पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में है, तुम्हें उसे अरेस्ट करना है क्योंकि जो हमारा सीक्रेटली मैसेज था उन लोगों ने उसे पोस्ट किया था। ये बात अब एन मिंगलिन के लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि वो चैन इस सब के बारे में कैसे जानता है। वो चैन उसकी खामोशी देखकर कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है। एन मिंगलन कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है मैं अभी इस मामले को हैंडल करती हूँ। और हम दोनों के लिए बस यही अच्छा रहेगा कि अब हम दोनों एक दूसरे को ना मिलें जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। और काल के कटने के बाद वो चैन श्याओदाई को कहने लग जाता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस छोटी मोटी चीज़ें जो कि वक्त के साथ साथ सही हो जाएंगी। फिलहाल माओ तुम्हें ट्रेनिंग देगा, तुम्हें अच्छे से सीखना होगा और फिर मैं दोंगहाई सिटी वापस जा रहा हूँ। जैसे ये दोनों सिटी वापस पहुंचा था तभी ही किंग इसे देखकर काफी खुश हो जाती है और कह दिया कि डार्लिंग फाइनली तुम वापस आ गए। वो चैन उसे देखते साथ ही कहता है कि किंग जिंग तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि वो चैन तो रूबिंग को मिलने के लिए गया था, लेकिन किंग जिंग को देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। किंग जिंग अब इस सब की वजह से काफी खुश थी और उसे ये भी कह दिया कि तुमसे मिले हुए काफी अरसा हो चुका है, मैंने तुम्हें काफी मिस किया और मैं तुम्हें अब किस करना चाहती हूँ और हक करना चाहती हूँ। तो उसकी ये पगलाना सी हरकतें देखने के साथ ली रूबिंग कहती है कि वैसे तो किंग जिन एक नॉर्मल औरत है, लेकिन जैसे वो चैन को देखती है उसी के साथ ही अब नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देती है। वो चैन फिर ली रूबिंग को कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इवन किंग जिन खुद यहाँ पर आई है। तो ली रूबिंग उससे कहती है कि तुम खुद ही इससे पूछ लो कि इससे कौन सा मसला है जिसके बारे में तुमसे बात करने के लिए आई है। वो चैन किंग जिन की तरफ देखते हुए पूछ ही लेता है कि हाँ बताओ क्या बात है। किंग जिन फिर अपना मुंह उसके कान के करीब लेकर जाकर कहते कि डार्लिंग मैं असल में एक बेबी चाहती हूँ। वो चैन उसे कहता है कि किंग जिन तुम्हें यह बात समझना होगी, अगर तुम प्रेग्नेंट होगी तो कंपनी का ख्याल रखने में तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। किंग जिन कहती है कि इसके बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना है। वो चैन खुद से यही कहता है कि जो मेरा रिलेशनशिप किंग जिंग के साथ है उसे पब्लिक करना ठीक नहीं होगा, फ्यूचर में भी ऐसा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो हाँ, अगर हम बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा की कंपनी के साथ ही वो काफ़ी खुश रहेगी। और फिर वो उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि हाँ तुम फिक्र ही मत करो, हम जल्द ही बच्चा प्लान करते हैं। इस सब की वजह से किंग जिंग काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि फिलहाल मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को प्रिपेयर भी तो करना है प्रेगनेंसी के लिए, और ऊपर जैसे मैं तैयार हो जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आ जाना। और रूबिंग को भी कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। ली रूबिंग कहती है कि ये लड़की भी ना हमेशा मुझे इम्प्रेस कर देती है। फिर वो चैन से कहता है कि किंग जिंग तो काफ़ी जल्दी में लग रही है, क्या तुम्हें भी कोई जल्दी है? रूबिन कहती है कि हाँ हाँ मुझे कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने की काफ़ी जल्दी है, और अगर आज तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो हम दोनों उनसे मिलने के लिए चलते हैं। वो चैन ये सुनने के साथ ही खुद से कहता है कि किंग जिंग ने जो अभी मेरे से रिक्वेस्ट की है लगता है कि रोबिंग उससे स्टिमुलेशन में आ गई है और ये अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करना चाहती है, इसलिए मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही है। वो इन बातों को सोचकर हंसने लग जाता है। ली रूबिंग को गुस्सा आता है और उसे कहती है कि वेल तुम आगे बढ़ो और हंसो, मुझे इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता।
खैर फिर वो चैन उसे अपने पेरेंट्स की जगह पर लेकर चला गया था। उस जगह को देखकर वो कहती है कि डार्लिंग क्या सच में तुम यहाँ पर बड़े हुए हो? इस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ली रूबिन कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर मैं काफ़ी हैरान हूँ कि इस इन्वायरमेंट में तुम जैसा बंदा बाहर निकलना काफ़ी इम्पॉसिबल सा काम लगता है। वो कहती है कि हाँ, ये सब इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मैं जीनियस जो हूँ। ली रूबिन कहती है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, अब सिली होना बंद करो, चलो हम आगे बढ़ते हैं। दोनों फिर अब वो चैन के पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। वो चैन अपने पेरेंट्स से ली रूबिन को मिलवाता है। वो चैन की मोम उसे देखने के साथ ही कहती है कि तुम अंदर आ जाओ और तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीद कर रखी हुई हैं? जबकि उसके डैड कहते हैं कि बिंग बिंग तुम यहाँ पर बाहर क्या खड़ी हुई हो, अंदर आओ जल्दी से बैठ जाओ। अब वो लोग जैसे ही अंदर गए थे कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है, तो इस पर वो चैन के डैड पूछते हैं कि कौन है। जैसे जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने तो ओल्ड चैन थे। तो ओल्ड वो उससे पूछ लेते हैं कि ओल्ड चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ बताना है। अब वो जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि यहाँ पर तो ली रूबिंग आई बैठी है। इसी के साथ ही वो हैरान हो जाता है, कहता है बॉस ली ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो चैन के डैड तो ये सुनने के साथ हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ओल्ड चैन तो मेरे बेटे की जीएफ की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो जल्दी से फिर ली रूबिंग के पास जाता है और उसे कहने लग जाता है कि बॉस ली आप ज़रूर मुझे भूल गई होंगी, मेरा नाम है चैन जिनजी और मैं शेंग ही केमिकल से बिलोंग करता हूँ। इस पर वो कहती है कि हेलो मिस्टर चैन। मिस्टर चैन फिर उसे कहते हैं कि बॉस ली क्या आप यहाँ पर शाओ चैन से बात करने के लिए आई हैं? तो ली रूबिंग उसे बता देती है कि असल में वो चैन मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं इसके पेरेंट्स से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो चैन के डैड उन दोनों को इस तरह देखकर कहने लग जाते हैं कि अब ऐसा ये मत करो कि तुम दोनों स्ट्रेंजर्स हो, चलो बैठ जाओ और आराम करो। तो ओल्ड चैन फिर वो चैन के डैड के पास जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि तुम तो काफ़ी लकी हो, एक तो तुम्हारा बेटा कॉलेज से पास आउट हो गया और ऊपर से उसने अपनी जीएफ बना ली जो कि एक बिलियनर है। इस पर उसके डैड हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि उनके बेटे की जीएफ एक बिलियनर है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो चैन का डैड उससे कहता है कि तुमने क्या कहा कि बिंग बिंग एक बिलियनर बॉस है? जिस पर वो चैन के डैड को वो चैन के अंकल बताते हैं कि हाँ, जो ये तुम्हारी डॉटर इन लॉ बनने वाली है उसकी काफ़ी फैक्ट्रीज हैं और उसकी नेटवर्थ भी 2 या 3 बिलियन जुआन तो होगी। वो चैन के डैड को जैसे उसके बारे में पता चला था उसी के साथ ही परेशान हो जाता है और खुद से कहता है कि आखिर मेरा बेटा फिर ऐसी औरत के साथ कैसे रह रहा है। वो चैन की मॉम उसकी तरफ देखती है और कहने लग जाती है कि आखिर तुम किस दुनिया में खोए हुए हो, जल्दी से आ जाओ खाना करो क्योंकि तुम सभी लोगों का वेट किया जा रहा है। वो चैन के अंकल कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ फिलहाल ये एक फैमिली डिनर है तो मैं यहाँ पर आपको तंग नहीं करूँगा। और वो चैन के डैड को भी कहता है कि हम इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, फिलहाल मुझे जाना होगा। अब वो लोग खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए थे तो वो चैन की मॉम कहती है कि बिंग बिंग तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम अपनी मर्जी से उठा सकती हो। और वो चैन को कहती है कि बिंग बिंग को जो भी चाहिए वो वेजिटेबल्स तुम उसके सामने रखो। अब जैसे रोबिंग ने उनका खाना खाया था इसी के साथ ही खुश हो जाती है और कहती है कि आंटी आपने तो खाना काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। वो चैन के डैड फिर उसे कहते हैं कि बिंग बिंग तुम पहली दफ़ा हमारे घर में आई हो तो इसलिए मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। लेकिन मैं बस एक बात फ्रैंकली तुमसे कहना चाहता हूँ, वो यही है कि तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, हमारी फैमिली की हालत तो तुम देख ही रही हो, फिर तुम आखिर मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? तो रूबिंग अब चैन के डैड को कहती है कि अंकल मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो चैन के डैड और मॉम तो ये सुनने के साथ ही काफ़ी शॉक हो गए थे और वो चैन की मॉम उसे कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें प्रेग्नेंट हुए कितने दिन हुए हैं? रूबिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ 20 ही दिन हुए हैं मुझे प्रेग्नेंट हुए हुए। वो चैन के डैड गुस्से से वो चैन को कहते हैं कि शाओ चैन क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये सारे काम करने से पहले कुछ सेफ्टी मेयर्स वगैरह भी होती हैं? रूबिंग वो चैन के डैड को कहती है कि अंकल इसमें इसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने ही इसके लिए वो चैन को कहा था। वो वो चैन की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि मैं 27 साल की हो गई हूँ, मैंने अपने कैरियर में छोटी मोटी सक्सेस भी हासिल कर ली है और वैसे भी एक बच्चे का इशू रहा था। वो चैन जो कि अभी भी ग्रेजुएट हुआ है वो काफ़ी यंग है
तो मैं इसमें इससे ज़्यादा नहीं घसीटना चाहते थे। वो चैन के डैड गुस्सा करते हुए वो चैन को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि बिंग बिंग तुमसे शादी करना चाहती है, देखा उसने तुम्हारे साथ बच्चा भी डिसाइड कर लिया, तो तुम भला इससे शादी क्यों नहीं कर सकते। वो चैन की मॉम भी कहती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुमने जो भी किया मैं इससे भी काफ़ी खुश हूँ, तो तुम अपनी वाइफ को इस तरह ट्रीट ना करो। और वो बिंग बिंग को कहने लग जाती है कि बिंग बिंग तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, अगर वो चैन तुम्हारी नहीं सुनता तो फिर मैं इसके साथ डील करूंगी। अब जैसे उन लोगों का खाना फिनिश हुआ था, रात के वक्त जैसे ये बेड के ऊपर लेटे हुए थे, तो वो रूबिंग उसे कहती है कि डार्लिंग, फिलहाल मुझे पता नहीं था कि मैं उनसे क्या बात करूं, मैंने उन्हें कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे तुम गुस्से में आए हुए होगे। वो कहता है कि भला इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है, अब तुमने कह ही दिया है तो फिर हमें इसे इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। रूबिन कहती है कि क्या तुम इस सब में ठीक रहोगे, क्योंकि किंग जिंग ने भी तो कहा था कि उसे तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहिए। वो चैन कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं उसे भी हैंडल कर लूँगा और तुम्हारे मामले को भी हैंडल कर लूँगा। तो रोबिंग उसे कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, जिस तरह तुमने क्यान क्यान, किंग जिन, श्याओदाई, वू यू रोंग और एन मिंगलिन को खुश किया है। वो चैन कहता है कि अब लगता है कि खेलने का टाइम हो चुका। तो रोबिंग कहती है कि हाँ हाँ। तब जैसे ही अगले दिन इसकी आंख खुली थी तभी से कॉल आ जाती है, जो कि बॉस टैंग की थी। ये बॉस टैंग की जैसे कॉल को अटेंड करता है तो बॉस टैंग इसे कहता है कि शाओ माओरू सॉन्ग का एक एक्सीडेंट हुआ है। वो जैन अब परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ अब वो कैसा है। अंकल टैंग उसे बताने लग जाते हैं कि मेरी उससे बात हो ही रही थी और वो तोंगजियान एवेन्यू से 10 मिनट आगे ही बढ़ा था कि तभी एक ट्रक आकर उसे हिट करता है। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक ड्राइवर वहां से भाग गया था। श्याओगू से भी मेरी इसके बारे में बात हुई है और उसे भी लगता है इसके पीछे की ब्रदर्स का हाथ है, वो अपना बदला ले रहे हैं। वो चैन अब जल्दी से बेड के ऊपर खड़ा हो गया था और वो खुद से यही कहता कि इसके पीछे की ब्रदर्स का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्ट्रीट गैंगस्टर्स हैं, इसके पीछे जरूर किसी बड़े बंदे का हाथ होगा। वो चैन फिर अंकल टैंग को कहता है कि बॉस टैंग, फिलहाल ये की फैमिली से मैटर बिलोंग नहीं करता, हमें गू को इससे आगे जाने से रोकना होगा कि वो रैशली बिहेव ना करे और ढूंढना होगा कि इसके पीछे किस बंदे का हाथ है। तो अंकल टैंग वो चैन को कहते हैं तो अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि इसके पीछे किसी और बंदे का हाथ है। वो चैन अंकल टैंग को कहता है कि मिस्टर टैंग, आप कनेक्शन को जोड़ने में मेरी मदद कीजिए और जिस रोड पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ की मॉनिटरिंग कीजिए और एक्सीडेंट के बारे में पता लगाइए। अंकल टैंग कहते हैं कि बस तुम मुझे 30 मिनट दो, मैं इसके बारे में पता लगाकर तुम्हें बताता हूँ। 30 मिनट के बाद जैसे वो चैन के पास वो फुटेज आ गई थी, इसे देखकर वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था, इसके पीछे की ब्रदर्स का हाथ नहीं है, बल्कि ये तो काओ लियांग पेंग है जो कि शंघाई सिटी में रहता है। बिंग बिंग को भी जब इसके बारे में पता चला था तो वो यही कहती है कि माउरू सोंग के पीछे तो काफी सारे हाथ लगे हुए होंगे। वो भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद 80% ट्रैफिक जो भी रही है वो काओ लियांग पिंग के ग्रुप की रही है, तो इसका मतलब इसके पीछे उसी का हाथ होगा। लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा हैरान खड़ी हुई थी और उसे कहती है कि तुम्हें आखिर इसके बारे में कैसे पता चला कि इसके पीछे उसी ग्रुप के बंदों का हाथ है। वो चैन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें तो पता है कि मैं एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर हूँ, तो मुझे इन सारे फंक्शन को आइडेंटिफाई करना अच्छे से आता है। वो चैन अंकल टैंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि कोआ लियांग फेंग ने जिसके साथ कॉल किया उसके रिकॉर्ड के बारे में पता लगाओ, ताकि हमें पता चले कि इसके पीछे किस बंदे का हाथ हो सकता है, और अगर तुम उसे पकड़ सकते हो तो उसे पकड़ लो, बाद में हम उससे ये सारा कुछ कन्फेस करवा लेंगे। और उसने ये बात बॉस वू को भी कह दी थी। बॉस वू को भी जैसे ये पता चला था तो वो कहता है मिस्टर वू, मैं ये सब कुछ अच्छे से कर लूँगा। और अगले ही दिन बॉस गू ने उसे पकड़ लिया था, जिस पर वो कहता है कि बॉस गू मैं गलत था, मुझे माओ के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेना चाहिए था, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँगा। जबकि बॉस गू मन ही मन में कह रहा था कि ये तो मिस्टर वू ने मुझे कहा था इसके पीछे काओ लियान गोइंग का हाथ है। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने गुंडे लोगों को कहता है कि तुम इसकी पिटाई करते रहो, जैसा माओरू सोंग के साथ होगा वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, अगर वो बच गया तो मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स बर्दाश्त करूंगा।
वो चैन और बिंग बिंग गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी वो चैन को एन मिंगलिन की कॉल आ जाती है। ये देखकर बिंग बिंग कहती है कि कल ही तो तुम शंघाई से वापस आए, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई। तो वो कहता है कि बस तुम देखती जाओ वो क्या कहती है, तुम कॉल तो अटेंड करो। जैसे ही बिंग बिंग ने कॉल को अटेंड किया था तो एन मिंगलिन कहती है ये मिस्टर वो नहीं है बल्कि बिंग बिंग ये तो तुम हो। और वो तो म्यूजिक के शेयर्स के बारे में बात कर रही थी और वो बिंग बिंग को कहती है कि मैं 50% शेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये भी कहती है कि क्या वो तुमसे 50% शेयर्स मांग रहा है। एंड मिंगलिन इसे बताती है कि जैसा कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स का इशू अब रिजॉल्व हो चुका है, अब हमारे पास अच्छे से पैसे आ चुके हैं, तो मैं उसे 50% शेयर देना चाहती हूँ। बिंग बिंग उसकी ये बात सुनकर एक दफ़ा फिर से हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने क्या कहा कि वो तुमसे 50% शेयर्स लेना चाहता है। जब एन मिंगलिन कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, तो इस पर वो कहती है तो फिर तुम क्या इसे 50% शेयर्स देने के लिए तैयार हो गई। तो एन मिंगलिन इसे बताती है कि जब पिछली दफ़ा वो आया था तो हम इसके बारे में अच्छे से बात नहीं कर पाए थे, इस दफ़ा जब आएगा तो हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। बस इतना सुनना था कि बिंग बिंग वू चैन की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूबिंग खुद से यही कहती है कि एन मिंगलिन अगर वू चैन की शर्त मानने को तैयार हो गई है तो इसका मतलब है कि वू चैन उसके जाल में नहीं फंसा बल्कि वो उसके जाल में फंस चुकी है। रूबिंग फिर जब उसे ये कहती है कि वो ऑलरेडी शंघाई जाने का प्लान बना चुका है, तो क्या तुम्हें उससे कुछ कहना है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, बस मेरा ये मैसेज तो मुझ तक पहुंचा देना। काल के कटने के बाद रूबिंग वोचैन को कहती है कि डार्लिंग तुम सच में कोई ऐसे बंदे हो जो 2 दिन में शंघाई गया और एन मिंगलिन तुम्हें 50% शेयर देने को तैयार हो, इसलिए तो तुम मेरे बंदे हो। वोचैन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि फिलहाल तो एन मिंगलिन के मैटर को हमें साइड पर रखना होगा, मैं फिलहाल किंग जिंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। रूबिंग कहती है कि किंग जिंग तुमसे कल ही बच्चे के बारे में बात कर रही थी, तो क्या तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुम उसे बचा देना चाहते हो। वुचेन कहता है कि अभी दिन का वक्त है, मैं किंग जिंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो काम कर रही होगी, जब कोई मुझसे पूछेगा तो कहूँगा कि तुमने मुझे काम के सिलसिले में भेजा है। इतना सुनना ही था कि रूबिंग थोड़ा सा मूड बना लेती है और कहती है कि हाँ हाँ डैड, तुम जाओ और अपने प्लान को आगे बढ़ाओ, तुम्हें मेरी क्या फिक्र, और मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। अब 40 मिनट के बाद ही वो किंग जिंग के ऑफिस के बाहर पहुंच गया था और कहता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी किसी से ये बात नहीं छुपा पाएगी, और उसके डैड की चाहे हालत कितनी भी ख़राब हो जाए उसे ये पता चल ही जाएगा। क्योंकि उसे तो पहले वाली ये बात याद थी कि किंग जिंग कभी भी अपने डैड को अपने बच्चे के डैड के बारे में नहीं बताती, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। जिससे अब इसकी ये न्यूज़ भी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, काफ़ी सारे र्यूमर्स भी फैले हुए थे, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाती है। बाकी लोग इसके स्टॉक्स खरीदने के लिए काफ़ी एडवांटेज हासिल करते हैं, इसकी वजह से शेयर्स लोग खरीद लेते हैं। किंग जिंग और इसके बच्चे को फ्यूचर में काफ़ी ट्रबल फेस करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आज इसलिए किंग जिंग से मिलने के लिए आया हूँ ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो और उसे मुसीबतों से मुझे दूर भी तो लेकर जाना है। अब ये फिर एक लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मिस्टर सू यहीं पर हैं। तो वो पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। किंग जिंग ने अब मिस्टर वू को देख ही लिया था, उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मिस्टर वू आप यहाँ पर। लेकिन अब वो श्याओ ज़ैंग के सामने तो ऐसा नहीं दिखा सकती थी कि ये उससे प्यार करती है, तो वो श्याओ ज़ैंग को कहती है कि तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ और 12 मंथ के सारी डिपार्टमेंट में जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हें रिव्यू करो। श्याओ ज़ैंग ये सुनने के साथ ही हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा भी अकाउंट है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ तो ठीक है, मैं चाहती हूँ। उसके जाने के बाद अब किंग जिंग काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि हस्बैंड तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए, मैं काफ़ी खुश हूँ। और तो कल ही हमने बच्चे के बारे में बात की थी और अब तुम यहाँ पर हो, लगता है कि तुम भी इसको लेकर वेट नहीं कर सकते। जैसे ही वो भूचैन के करीब जाती है तो भूचैन उसे कहता है कि हम कंपनी में हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना होगा। तभी इतने में इसके डैड सुरुई वैन आ जाते हैं और कहते हैं कि किंग जिंग तुम उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रही हो जो कि अभी तक हमने फाइनलाइज ही नहीं किया।
जब वो अपनी बेटी की तरफ देखता है जो कि एक लड़के के पास खड़ी हुई थी और काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। ये देखकर वो खुद से कहता है कि किंग जिंग अब काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है, शायद ये उस वजह से है जो लड़का इसके साथ खड़ा हुआ है। किंग जिंग फिर वू चैन को अपने डैड से मिलवाती है और बताती है कि डैड ये वू चैन है। और वो चैन को अपने डैड से मिलवाती है और फिर कहती है कि इनसे मिलिए, ये मेरे डैड हैं। वो चैन का नाम सुनने के साथ ही किंग जिंग के डैड कहते हैं कि ये तो वही है ना जो कि गोल्फ कोर्स से किंग जिंग को दूर लेकर गया था। इतना ही नहीं बल्कि ये तो वो यू रॉन्ग की एक मीटिंग में भी गया था जहाँ पर वो इसी के बारे में बात कर रही थी और कहती है कि वो चैन तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा दिखता भी है, अगर मैं छोटी होती तो मैं उससे शादी कर लेती। और वहीं पर बैठा एक बंदा कहता है कि अभी रिसेंटली तैंग फैमिली और ली फैमिली एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे, क्योंकि जाओ का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसे मारा जाना था। लेकिन मिस्टर वू ने उन दोनों के दरमियान इस मामले को सेटल करवाया और दुश्मन बनने से बचाया। इन सारी बातों को याद करने के साथ ही फिर किंग जिंग के डैड उसे कहते हैं कि रिसेंटली मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और फिलहाल तुम और किंग जिंग रूम में क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि रोबिंग काफ़ी बिजी थी तो उसने एक डॉक्यूमेंट को डिलीवर करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। किंग जिंग के डैड कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, मुझे दिखाओ ज़रा। किंग जिंग तो ये सुनने के साथ थोड़ी सी हैरान भी हो गई थी, लेकिन अपने डैड को कहती है कि एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। फिर वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लग गई थी तो किंग जिंग के डैड मन ही मन में कहते हैं कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, बस देखना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होता है। थोड़ी देर तक तो उससे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे तो किंग जिंग के डैड कहते हैं कि चलो फिलहाल उन डॉक्यूमेंट्स को तुम भूल जाओ। और वो चैन को कहता है कि वो चैन अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं है, तो तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुन रखा है। किंग जिंग तो काफ़ी परेशान हो जाती है और डैड को कहती है कि मिस्टर वू और मिस ली तो काफ़ी बिजी हैं, तो जबकि मिस्टर वू उसकी तरफ इशारा करके उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो। फिर वो किंग जिंग के डैड को कहता है कि किंग जिंग के डैड मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। जैसे ही फिर वो उसके रूम में गया था तो इस पर किंग जिंग के डैड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने नहीं आए थे, मैंने सही कहा ना। तो वो चैन उसे कहता है कि बॉसू आप यहाँ के रिचेस्ट बंदे हैं, तो भला मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ। किंग जिंग के डैड कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से मिलने के लिए आए थे और वो भी डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के बहाने, और किंग जिंग ने भी ऐसा बिहेव किया कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान। वो चैन उसे कहता है कि किंग जिंग एक सीक्रेट रखने में मेरी हेल्प कर रही है, हमारा एक एग्रीमेंट है तो उसे हम नहीं तोड़ सकते और तभी से वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। किंग जिंग के डैड अब काफ़ी खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किस तरह के सिगरेट की बात कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि फिलहाल तो मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन रूबिंग ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि मैं मिस सू की मदद कर सकूँ, उसे जिनफो ग्रुप के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। किंग जिंग के डैड अब काफ़ी एक्साइटेड थे, उससे और कुछ जानना चाहते थे और कहते हैं कि ली रूबिंग तो जिनफो के अफेयर्स के बारे में अच्छे से जानती है, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पता, मुझे बताओ ताकि मैं भी सॉल्व करने में हेल्प करूं। ली फैमिली अब अपने हाथ काफ़ी आगे बढ़ा रही है, तुम्हें नहीं लगता क्या। वो चैन फिर कहता है कि जो सेकंड शेयर होल्डर है ना जो जैन जुआन, उसी की बात करने आया हूँ। किंग जेन के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि तुम जिस सू जैन की बात कर रहे हो ना वो हमारे ग्रुप के साथ काफ़ी लॉयल है। वो ट्रबल मेकर ज़रूर है लेकिन टैलेंटेड लोग ही ट्रबल मेकर होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें कभी धोखा देगा या हमारे ग्रुप के इंटरेस्ट को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो वो जैन उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हो, लेकिन अगर वो इसी तरह ग्रुप में रहा तो इससे जिनको ग्रुप को काफ़ी नुकसान होगा। यिंग के डैड ये सुनने के साथ ही हैरान हो जाते हैं। तो वो चैन कहता है कि मिस सू जैसे कि ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सपोर्ट तो हासिल कर चुकी है, तो इसी तरह अब उसका काम भी काफ़ी एक्सेलरेट हो चुका है, तो हो सकता है कि मिस सू अब इस सारी कंपनी के ओवरटेक कर ले, मैंने सही कहा ना। किंग जिंग के डैड कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि सू चैन जब किंग जिंग इस कंपनी की चेयरमैन बन जाएगी तो वो इससे इख्तलाफ करेगा।
तो वो चैन उसे कहता है कि हाँ, जो चैन फ्यूचर में ज़रूर मिस सू को थ्रेड करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यही है कि फ़िलहाल उसी के साथ जल्दी से डील कर ली जाए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। किंग जिंग के डैड फिर उसे पूछते हैं कि क्या मिस ली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वू चैन उसे कहता है कि आपको जू चैन को या तो प्रिजन भेजना होगा या फिर उसे मारना होगा। ये सुनने के साथ ही किंग जिंग के डैड तो हैरान हो जाते हैं और मन ही मन में कहते हैं कि उसे तो प्रिजन भेजने का पहला एक तरीका तो मौजूद था, लेकिन उसे मार दूं ये भला कैसे हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ली रूबिंग ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। मैं जानता हूँ कि वो किंग जिंग की हेल्प करना चाहती है, लेकिन किंग जिंग की हेल्प करने के लिए वो खुद की बर्बादी का बायस क्यों बनना चाहती है। इन सारी बातों को लेकर मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। वो चैन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि ये जो सू चैन है ना, ये एक नोटोरियस पर्सन है। तो आपके पास एक यही तरीका, अगर आप मिस सू की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको इस टाइम बॉब को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। जिस पर मिस्टर सू कहते हैं कि क्या वो नोटोरियस कैसे। वो चैन कहता है कि आपकी नज़रों में शू जैन एक अनलकी पर्सन होगा जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मिक्स अप हो गया, लेकिन आपको नहीं पता कि वो बिहाइंड द सीन्स कितना स्केरी पर्सन है। इसकी बेटी एक यंग लड़के के साथ प्यार में पड़ गई थी जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन अब उस लड़के की हालत देखो, वो पैरालाइज हो चुका है क्योंकि ये भी अंडरवर्ल्ड से ही बिलोंग रखता है। और फिर ड्राइवर की बात करें तो उसे भी काफ़ी मारा गया था, जिसकी वजह से उसके सेंसेस खो गए और अभी भी वो हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ है। और इतना ही नहीं, उसकी एक लवर जो कि उसकी वाइफ का स्टेटस हासिल करना चाहती थी, तो इसने उसे मारकर दफना दिया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 30 मिनट तक मैं आपको कारनामे बता सकता हूं। और क्या आप अब भी चाहते हैं कि वो मिस सू के साथ रहे। अब मिस्टर सू तो हैरान हो गए थे और मन ही मन में कहते हैं कि शू जैन मेरे साथ एक डिकेड से काम कर रहा है, लेकिन क्या सच में वो विलन है या फिर वो चैन मुझसे झूठ बोल रहा है। और वो चैन को कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया। वो चैन कहता है कि अगर आप सबको ये कुछ वेरीफाई भी करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। मिस्टर सू अब हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम उसे किंग जिंग के करीब भी मत भटकने देना। और क्या तुम मुझे उसकी लवर की बॉडी की लोकेशन बता सकते हो जहाँ पर दफनाया गया है। तो वो चैन उसे कहता है कि वो नॉर्दर्न सेक्शन इंडस्ट्रियल पार्क के पीछे फिफ्थ वेयर हाउस के नीचे दफनाई गई है। इससे एक एक जगह का पता था। ये यही वजह थी कि हजारों सालों में इसने किंग जिंग के लिए इस जगह को तलाशा था और खुद जाकर पर्सनली उसे ढूंढा था। मिस्टर सू को अब उसकी बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है और वो उसे कहता है कि क्या इसके अलावा कोई और तरीका है जिसकी वजह से वो हमारे ग्रुप के पैसे खा सकता है। जिस पर हुचैन उसे कहता है कि बॉस सू, आप तो वाकई में बॉस सू हैं, आपने जो करना है करें, जो नहीं करना नहीं करना। तो चलो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक वहीं पर बातें करते रहते हैं। 1 घंटे के बाद वूचन कहता है कि अब आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, अब मुझे जाना होगा। इस पर मिस्टर सू से पीछे से कहते हैं कि हाँ, मिस ली को जब मिलेगा तो मेरे रिगार्ड ज़रूर दीजिएगा और कहिएगा कि वो काफ़ी सारी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रख रही है। अब इसके जाने के बाद ही मिस्टर सून ने पीछे से ड्यूबिंग को कॉल की थी और उसे कहते हैं कि मैं अभी भी वूचन से मिला हूँ, वो अभी भी यहाँ पर गया है। तुम जो किंग जिंग की हेल्प कर रही हो ना, इसकी वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं खुद अब पर्सनली बॉडी को डिग अप करवाऊँगा। डिग अप का नाम सुनने के साथ ही रूबिंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किसकी बॉडी को डिग अप करने के बारे में बात कर रहा है। और वो चैन ने आखिर फिर क्या कर दिया, क्या इसने फिर से सू को फंसाने की कोशिश की है। और मुझे नहीं पता कि वो चैन आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहीं वो कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा। वो तो खुद से ये सारी बातें कही जा रही थी कि जबकि मिस्टर सू को उसका कोई जवाब नहीं आता, तो वो कहते हैं कि हेलो, क्या खामोशी हो गई, आप किस ख्यालों में गुम है मिस ली। जबकि रूबिंग अभी भी मन ही मन में यही सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वो चैन इतनी बड़ी कोई गलती कर सकता है, इसके पीछे भी कोई वजह ही होगी। और वो मिस्टर सू का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं यहीं पर हूँ। मिस्टर सू फिर उसे कहते हैं कि उसने मुझे कुछ नाम वगैरह बताए हैं शूज़ जैन के रिलेटेड, लेकिन उसने मुझे कोई डिटेल नहीं बताई। तो क्या आप मुझे डिटेल के बारे में बता सकती हैं। अब तो रूबिंग ये सुनने के साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसे तो डिटेल के बारे में नहीं पता था। तो वो कहती है कि अंकल फ़िलहाल तो मेरी मीटिंग आने वाली है, मुझे जल्दी से मीटिंग में जाना होगा, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और कॉल के कटने के बाद मिस्टर सू मन ही मन में यही कहते हैं कि अगर ली रूबिंग ने जू सैन को इन्वेस्टिगेट करवाया है तो पैनिक होने की क्या ज़रूरत थी। या फिर एक मिनट, जिसके पीछे वो चैन का हाथ है, सबके बारे में ली रूबिंग ने नहीं बल्कि वो चैन ने पता लगाया।
और वो ये भी कहता है कि जब हम पिछली दफ़ा मीटिंग में गए थे तो ये किंग जिंग को अपने साथ लेकर चला गया। इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि किंग जिंग और वो चैन आपस में दोस्त हैं। और ऊपर से जो भी रिसेंट र्यूमर्स फैले हुए हैं वो चैन के बारे में, वो भी दोंगाई सिटी में, वो भी बेसलेस नहीं है। इसने ये ऐसे अचीव नहीं किया कि ये ली फैमिली का सामने लायबल के, ये तो कोई बहुत बड़ी तोप है। खैर अब वो उस जगह पर पहुंच गया था जो वो चैन ने उसे बताई थी। अब उसके बंदे जैसे उस जगह को डिग अप करते हैं तो वहां पर उन्हें एक बॉडी मिल गई थी। तो मिस्टर सू अब मन ही मन में कहते हैं कि उसने जैसा मुझे बताया था बिल्कुल वैसा ही ये जगह है और वैसे ही वहाँ से बॉडी मिली, तो वो चैन काफ़ी अमेजिंग है। जबकि दूसरी तरफ अब वो चैन जैसे ही घर पहुंचा था तो ली रूबिंग उसे कहती है कि आइंदा कभी भी ऐसा मजाक मत करना, अगर कोई ऐसी बात हो भी तो मुझे तुम बात कर लिया करो। और किंग जिंग भी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है हस्बैंड, आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया, आज मैं अपने डैड के हाथों पकड़े जाने वाली थी। ली रूबिंग फिर हंसते हुए उसे कहती है कि मुझे तो अब डाउट होने लग गया कि तुम्हारे पास कहीं कोई सुपर पावर्स तो नहीं है। जिस पर वो अपने मन ही मन में कहता है कि इन्हें मेरे सीक्रेट के बारे में ना ही पता चले तो अच्छा रहेगा। पीछे से क्यान क्यान भी आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम एक बुरे लड़के हो, तुम्हारे पास हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है। जबकि वो कहता है कि क्यान क्यान तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें भी कोई बेबी चाहिए? जिस पर क्यान क्यान उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अभी छोटी हूँ तो फिलहाल बच्चे पैदा करने के बारे में तो मैं नहीं सोच सकती। तो वो चैन उसे कहता है कि अब तुमने खुद ही कह दिया है तो फिर ये बात याद रखना कि मैं आज रात रूबिंग और किंग जिंग के साथ सोने वाला हूँ, तो तुम सोफा पर जाकर सो जाना। जिस पर क्यान क्यान को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि देखा तुम फिर से मुझे बुली कर रहे हो। तो वो चैन अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ और क्यान क्यान मेरे पास कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे वो उसे बाहर लेकर आया था तो क्यान क्यान भी पीछे पीछे आ जाते हैं और कहती है कि हाँ बताओ क्या चल रहा है। जिस पर वो उसे बताता है कि क्यान क्यान मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को भी बताओ कि हमारी मुलाकात कैसे हुई, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। तो क्यान क्यान उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि हम बार में मिले थे, हम आपस में बात कर रहे थे कि तभी ही एक फाइट में तुम इन्वॉल्व हो गए, बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता है। वो चैन मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहता है कि लगता है कि इसे वो पॉइंट बिल्कुल भी रियलाइज नहीं है, मैंने इसे रिबर्थ के बारे में बताया था, उसके बाद से मेरी रिबर्थ एंड हो गई, लेकिन शुक्र है कि अभी तक इसे भी उस बात पर कोई भी फोकस नहीं है और ना ही इसने किसी और को इसके बारे में बताया है। वो चंद फिर उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि चलो जो भी हुआ खैर उसे तुम जाने दो, लेकिन इसके बारे में तुम कुछ भी मत बताना कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। वो कहती है कि हाँ हाँ मैं इस बात को लेकर तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी एक कंडीशन को मानना होगा। तो वो चंद उसे कहता है कि हाँ बताओ कौन सी कंडीशन। तो वो कहते हैं कि दोंगाई सिटी में तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मेरा ख्याल रखना, कभी भी फ्यूचर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी रहना। तो वो चैन उसे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें ये सब कुछ मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं वैसे तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। वो भी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी डील करने के लिए तैयार हूँ। तो वो चैन फिर उसे आंख मारते हुए उसे कहता है कि चलो जाकर तुम अपने रूम में सो जाओ, क्योंकि किंग जिंग आज मेरे साथ खेलना चाहती है, उसे बेबी भी तो चाहिए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अब वो आवाज़ें सुनो। ज्ञान ज्ञान इतना सुनने के साथ ही अजीब सा फेस बना लेती है। अब रात के वक्त ये ज्ञान ज्ञान के साथ काफ़ी एंजॉय करता है और फिर किंग जिंग को कहता है कि किंग जिंग अब लगता है कि अब ख़त्म हो गया, तुम ब्रेक क्यों नहीं ले रही। जिस पर किंग जिंग उससे कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने मास्टर के साथ खेलना चाहती हूँ और ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बनी वाला सूट पहना हुआ था तो उसे जल्दी से दिखाती हैं। वो कहने लग जाती है कि मास्टर अब आप पीछे बिल्कुल मत हटिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक ऑफेंडर हूँ, तो आप मुझे पनिश कीजिएगा। तो वो चैन फिर खुद से कहता है कि मैंने कियान कियान को कहा था कि आज शायद हम बिग बे गेम ना खेलें, लेकिन देखो अब मैटर बिल्कुल उल्टा हो चुका है। खैर वो फिर उसे विप से मारता है, जिसकी आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी। ली रूबी तक पहुंचते वो कहते हैं कि आखिर ये साउंड कितना अजीब है, कहाँ से आ रहा है। जबकि कियान कियान जो कि अपने रूम में सो रही थी उसे तो पता था कि इसके पीछे वो चैन का हाथ है। जबकि दूसरी तरफ अब उस बॉडी को डिग अप करने के बाद जैसे मिस्टर सू घर गए थे तो वहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि हस्बैंड आज तुम घर लेट आए, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, क्या किंग जिंग को तुम्हारी ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और मैं जानता हूँ कि किंग जिंग कहाँ पर है, तो तुम जल्दी से यहाँ पर बुला लो क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करना है। तो जिस पर किंग जिंग की मॉम उसके डैड को बताते हुए कहते हैं कि किंग जिंग तो आज मिस ली के घर गई हुई है, वो चैन भी वहीं पर है, वो आज रात नहीं आएगी क्योंकि उसने हमारी फैमिली चैट ग्रुप में ये मैसेज सेंड कर दिया था, आपने देखा नहीं क्या।
तो मिस्टर सू से कहते हैं कि मैं अब दोपहर को काफ़ी बिजी था इसलिए मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं। लेकिन एक मिनट, तुमने क्या कहा कि वो चैन के घर गई हुई है? इस पर किंग जिंग की मोमो से कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ज़रूर कुछ गंदा ही सोच रहे होगे। मिस ली उसके घर गई हुई है, तो मिस ली भी वहीं पर है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चैन अब तो घर पर नहीं होता, बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। तो मिस्टर सो मन मन में कहते हैं कि आखिर हर चीज़ यहाँ पर वो चैन के रिलेटेड क्यों है, यहाँ पर कुछ तो फिशी चल रहा है। लेकिन अगले ही हफ्ते लोगवान की शादी होने वाली है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आएंगे, बिजनेस से रिलेटेड भी लोग आएंगे, तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा पता लगा पाऊंगा। एक हफ्ते के बाद लोगवान की शादी में ली रूबिंग और वो चैन भी तैयार होकर पहुँच जाते हैं। किन्हें देखने के साथ एक बंदा आगे आता है और कहता है कि अंकल और आंटी आप भी यहाँ पर आ गए, मेरे डैड ने कहा था कि मैं अब यहाँ रुक कर आपका वेट करूँ। ली रूबिंग ये सुनने के साथ ही उसे कहती है कि हैं, हमारा इतना बड़ा नेफ्यू कैसे आ गया। वूचेन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी आंटी इस लफ्ज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, तुम उसे आंटी मत कहो, जो तुम्हारे डैड कहते हैं तुम हर वक्त ऐसा कहो करो, ये ज़रूरी नहीं है। इस पर अब वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था और कहता है कि मिस्टर वो मिस ली अंदर आइए। अब जैसे उन लोगों में गए थे, काफ़ी भीड़ थी, तो वो चैन कहता है कि क्यों ना हम ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर इतना शोर ना हो। इतने में पीछे से वो यू रॉन्ग आ जाती है और वो कहती है कि मिस्टर वू क्या आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, और वैसे भी तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। ली रूबिंग उसे देखने के साथ ही गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि वो यू रॉन्ग, तुम भी यहाँ पर आई हो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, तो तुम आखिर मेरे लिए क्यों ट्रबल क्रिएट कर रही हो, मेरे हस्बैंड के लिए क्यों ट्रबल क्रिएट कर रही हो, जाकर अपना काम करो ना। तो वो जो रॉन्ग ली रूबिंग के पास आती है और उसे कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, और भला मैं अपने बंदे के लिए कैसे ट्रबल क्रिएट कर सकती हूँ। ली रूबिंग उससे गुस्से से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे से फाइट करना चाहती हो, तुम एक मिस्टीरियस हो ना, तो इसी की तरह बिहेव करो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि सूरुई वू चैन के बारे में पता लगा रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ली रूबिंग उससे कहती है कि तुमने अभी अभी क्या कहा? जिस पर हुयूरोन मुस्कुराते उससे कहते हैं कि मैंने जो भी कहा ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि सुबुइरोन अब आगे क्या करने वाला है। तो वो चैन ली रूबिंग को कहता है कि तुम जल्दी से किंग जिंग के पास जाओ और उसे सबके बारे में बताओ, जबकि ली रूबिंग उससे कहते हैं कि क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो चैन उससे कहता है कि हाँ, जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करो। वो वहाँ से जाते उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। उसके जाने के बाद वो यूरोन कहती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ, तो वेल मिस ली के साथ देखकर तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। जिस पर वो चैन उसे कहता है कि सिस्टर रॉन्ग, क्यों ना फिर हम कोई ऐसी जगह ढूंढे यहाँ पर बहुत कम लोग हों। वो उसे एक रूम में लेकर जाना चाहता था, तो वो जो रॉन्ग उसके पीछे पीछे चलते उसे कहते हैं कि तुम तो सच में एक बुरे लड़के हो। अब खैर वो एक रूम में पहुंच गए थे जहाँ पर कोई नहीं था, ये देखकर वो कहती है कि तुम ऐसी जगह ढूंढने में तो माहिर लगते हो। फिर वो जल्दी से वो चैन के पास जाती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ अब ली रूबिंग क्यान किंग जिंग के पास थी कि उसके डैड देखकर कहते हैं कि मिस ली यहाँ पर अकेली हैं, तो वो चैन कहाँ पर है। तो वो फिर मुस्कुराते हुए ली रूबिंग को कहता है कि वेल मैं आपको पर्सनली थैंक्स कहना चाहता था, जो भी इंसिडेंट अगली पिछली बार हुआ था उसके लिए, और मैं आपको हस्बैंड से भी मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ पर हैं। ली रूबिंग उससे कहते हैं कि वो बिजनेस के सिलसिले में वो यू रॉन्ग से मिलने के लिए गए हुए हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी फिर उसे देखता हूँ, उससे कुछ बातें डिस्कस करना है। अब मिस्टर सू उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन दूर देखने के साथ उसे मालूम होता है कि वो चैन तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर उसे साइड पर से आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहता है कि ये आवाज़ कैसी। जैसे ही उस रूम में देखता है कि वो जो रॉन्ग और वो चैन तो किस कर रहे हैं। ये देखने के साथ ही वो हैरान हो जाता है, उसे वो जो रॉन्ग की पुरानी बात याद आ गई थी, जब वो कह रही थी कि अगर वो जवान होती तो वो चैन के साथ शादी कर लेती। अब इस बात को लेकर वो कंफ्यूज था कि एक तरफ वो जो रॉन्ग है, दूसरी तरफ ली रूबिंग है, तो भला ये एक वो चैन के प्यार में कैसे पड़ गई। जैसे ही वो जो रॉन्ग को लगता है कि यहाँ पर उन्हें कोई देख रहा है, तो इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ देखती है और वो चैन को बताते हैं कि यहाँ पर कोई तो है। जिस पर अंकल सू अब जल्दी से छुप जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो लोग उन्हें देख लें। जबकि वो चैन ये देखकर मुस्कुराते हुए खुद से ये कहता है कि रूबिंग तुमने एक अच्छा काम किया, अब ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर सू अब खुद से यही कह रहा था कि देखो यार, ये तो वो जो रॉन्ग भी इसके प्यार में पड़ गई, इसकी उम्र तो लगभग 20 साल होगी, और ऊपर से ये किसी और का बॉयफ्रेंड भी है। अगर यहाँ पर दोंगहाई में लोगों को इसके बारे में पता चलता है, ये सीक्रेट बाहर आता है, तो यहाँ पर तो एक बड़ा सा हंगामा मच जाएगा, और ली फैमिली और वो फैमिली के दरमियान तो एक बैटल फील्ड बन जाएगी।
और जैसा कि वो यूरोंग ने मुझे ऑलरेडी बताया था कि अगर वो 20 साल की यंग होती तो वो ज़रूर वो चैन से ही शादी करती, तो वो कोई मजाक नहीं था। अब देखो वो चैन यहाँ पर तो ली रूबिंग के साथ आया है, लेकिन मज़े वो यूरोंग से कर रहा है। वो चैन एक बोल्ड बंदा है और किंग जिंग भी उसकी मदद कर रही है उसका सीक्रेट रखने में, तो इसका क्या मतलब समझूं कि इन दोनों के दरमियान भी कुछ चल रहा है क्या। खैर जैसे ये वापस गया था कि तभी ही किंग जिंग लीरू बिंग उसी का वेट कर रहे थे, और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर तो कैन कैन भी आई थी, और वो कहते हैं कि अंकल आप वापस आ गए तो बताइए कि क्या आपको वो चैन मिला। जिस पर मिस्टर सू झूठ बोलते हुए कहते हैं कि वेल मैं उसे इधर उधर ढूंढ तो रहा था लेकिन अभी तक मैं उससे नहीं मिल पाया। तो ली रूबिंग कहती है कि मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि वो कहाँ पर है। जितने भी इस पार्टी में लोग गए हुए थे उनके हाथ में मोबाइल से, और सारे वाइबो पर ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये देखो कि 2 ऑफिशियल्स ऑफ शंघाई शुआंग की जो कि रियल एस्टेट ग्रुप है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने किसी असैसिन को हायर किया था। ली रूबिंग ने भी ये न्यूज़ पढ़ रही थी और किंग जिंग ये देखकर पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है, लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। ली रूबिंग किंग जिंग को यही बताती है कि की ब्रदर ने असल में मिस्टर वू को श्याओदाई की वजह से ऑफेंड कर लिया था, हम मुझे बस इसी बात का डर है कि वो चैन कहीं ये बात आगे न बढ़ा दे। तो किंग जिंग कहते कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा हस्बैंड है, तुम्हें तो पता है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेता है। वो दोनों इसी बारे में बातें कर रही थी कि ऊपर से वो चैन मुस्कुराता हुआ पहुंच जाता है और वो कहता है कि रूबिंग तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वो चैन फिर मिस्टर सू को देखता है और कहता है कि मिस्टर सू आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। मिस्टर सू कहता है कि आपने जो भी मुझे कहा था ना, मैंने वो काम किया और मुझे वो चीज़ मिल गई, मैं बस आपके अकेले में बात करना चाहता हूँ। कुछ मिनटों तक उनके साथ बात करने के बाद वो वापस आता है। ली रूबिंग को कहता है कि अभी वो शादी स्टार्ट होने वाली है तो चलो जाकर वो देखते हैं, जबकि ली रूबिंग उससे कहती है कि अंकल सू के साथ तुमने बात की वो किसके बारे में थी। वो चैन वो उसे बताता है कि वेल मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया, जैसे ये शादी ख़त्म होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और वो ज़रूर मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आएगा। रूबिंग फिर गुस्से से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर इन सर्कल्स में मेरा कितना काम चल रहा है, लेकिन तुमने आखिर सारा जो मुसीबत थी मेरे ऊपर ही डाल दी। मैं ये सब कुछ किंग जिंग के लिए कर रही हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मैं जानती हूँ हर काम के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो वो चैन उसके गाल पे किस करते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि रूबिंग तुम ये सब कुछ संभाल लोगी, तो वो कहती है कि तुम भी ना। खैर अब ये पार्टी खत्म हो गई थी, ली रूबिंग बैठी थी कि ऊपर से मिस्टर सू आ जाते हैं और वो आकर कहता है कि मिस ली तुम अकेला क्या कर रही हो। जिस पर ली रूबिंग बताती है कि असल में वो चैन यहाँ से चला गया था क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम था, तो मैं यहाँ पर अकेली बैठी हूँ। तो मिस्टर सू उसके पास बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे मिस्टर वू के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम्हें बताना काफ़ी ज़रूरी है। ली रूबिंग कहती है कि हाँ मुझे बताओ क्या बात है। मिस्टर सू कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो वूजू रंग के साथ उसका चक्कर चल रहा है, वो तो तुम्हारी आइडियल है, क्या तुम उनके रिलेशनशिप के बारे में जानती हो। ली रूबिन कहती है कि वेल वो मेरी आइडल हुआ करती थी लेकिन फ़िलहाल तो वो मेरी आइडल नहीं है, अब तो वो एक स्लट है। बस इतना ही सुनना था कि मिस्टर सू के तो रंग ही उड़ जाते हैं। और फिर जब वो उन्हें यह बताती है कि लगता है कि तुम भी मिस्टर वू और उसके रिलेशनशिप के बारे में जानते हो, तो मिस्टर सू हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी। और ली रूबिन कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मिस्टर वो बस प्यार का खेल खेलना पसंद है उसे, सिर्फ वो जो रोंगी नहीं बल्कि इसके अलावा और भी काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन द एंड उसने मुझसे ही शादी करना है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि क्या इसके अलावा उसकी और भी लवर्स हैं, लेकिन मुझे बताओ कि उसके दरमियान और डिंग रुई लूंग के दरमियान क्या डिफरेंस है, तुमने इसे आखिर क्यों चूज़ किया। मैं हो सकता है कि ओल्ड हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं समझ रहा। ली रूबिन कहती है कि क्योंकि वो यूनिक है अंकल, आप उसे नहीं जानते इसलिए आप उसके बारे में ये बातें कह रहे हैं। जब आप वो चैन को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रोंगर है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इतना ही नहीं बल्कि वो एक इनक्रेडिबल मैन है। इस पर मिस्टर सू हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या वो किसी से भी ज़्यादा पावरफुल है। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी किस्म का कोई गार्ड है जो कि अर्थ के ऊपर आ गया, मैंने सही कहा। रूबिन कहती है कि नहीं नहीं अंकल, मेरी ऐसी बात नहीं है, अब आपको पता है कि श्वांग की रियल एस्टेट की जो भी बात है अब सभी लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो भी वो चैन का ही कारनामा है। अंकल सू हैरान होते हैं, कहते हैं कि क्या क्या इसका और उसका आपस में मैटर में क्या रिलेशनशिप है।
ली रूबिंग उसे कहती है कि असल में उसने अंकल तैंग की हेल्प मांगी थी। वो चाहता था कि इस काम को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि शंघाई के ब्रदर्स में से किसी एक ने जुआंग शाओदाई की, जो कि वू चैन की लवर है, उसे ऑफेंड किया था। मिस्टर सू कहते हैं कि क्या वाकई में तैंग फैमिली और गू फैमिली उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गई, और सिर्फ एक औरत की खातिर उसने 3 दिनों के अंदर एक $multi-billion गोल्ड मेट को नीचे दिखा दिया। ली रूबिंग बताती है कि शायद आपको ऐसा दिखाई ना दे, लेकिन वो अपनी औरतों से बहुत प्यार करता है। दिखने में तो वह काम से लटका दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी औरतों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, अब भी उसका कोई ना कोई प्लान चल रहा है। अब पता नहीं उसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। कि तभी उसे मैसेज रिसीव होता है जिसमें बताया गया था कि सुपरस्टार जू शैन लोंग जो है ना, उसने वैंग याओ याओ के ऊपर चीट किया है, जिसकी वजह से हैंगजोंग मीडिया की जो स्टॉक प्राइस है वो भी नीचे आ गई है। और ये दिखाकर अंकल को कहती है कि ज़रा ये देखना। ये देखकर तो अब अंकल सू भी हैरान थे और कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। आखिर वो किस किस्म का लवर है जो कि अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसके ये लवर कौन है जिसके लेकर उसने इतना बड़ा फिर से तमाशा क्रिएट कर दिया। ली रूबिंग बताती है कि असल में उसकी जो न्यू लवर है वो एन मिंगलिन है। ये सुनकर तो मिस्टर सू फिर से हैरान हो जाते हैं। वो फिर एन मिंगलिन के बारे में बताते हुए कहती है कि हीजोंग मीडिया के कुछ लोगों ने एन मिंगलिन को टारगेट किया था। उसका स्कैंडल बनाया था कि उसका अफेयर चल रहा है, वो भी टैलेंटेड म्यूजिशियन चैन वू के साथ। असल में चैन वू ही वू चैन है। तो देखो अब उसने किस तरह इन्हें नीचे दिखाया। मिस्टर सू हैरान होते हैं, खुद से कह रहे थे कि क्या चैन वू ही वू चैन है। ली रूबिंग कहती है कि वू चैन असल में एक म्यूजिकल जीनियस है। उसने ये सब कुछ इसलिए बनाया ताकि लोगों को दिखा सके कि वो जीनियस है, और ऊपर से ये सब कुछ हैन मिंगलिन के लिए कर रहा है। वो बस इसे खेल के लिए खेल रहा है और कुछ नहीं। मिस्टर सू कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर तकरीबन 10 दिन पहले की बात है कि किंग जिंग ने मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल कर ली थी, वो भी बोर्ड मीटिंग में। तो क्या इसके पीछे भी वू चैन का ही हाथ है। ली रूबिन कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसके पीछे भी वू चैन का ही हाथ था। मिस्टर सू कहते हैं तो फिर इसका क्या मतलब समझूं कि किंग जिंग भी मिस्टर वू की लवर है। ली रूबिन कहती है कि अंकल आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको ऑलरेडी मालूम है। आप इसका जवाब मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मिस्टर सू इतना सुनने के साथ ही खामोश हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था। जब वो उससे पूछते हैं कि उन दोनों को ऐसे प्यार में पड़े हुए कितने दिन हुए हैं, तो ली रूबिन कहते हैं कि बस कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। जब से वो गुल्फ कोर्ट से उसे लेकर गया था, ये तभी से शुरू हुआ है। मिस्टर सू अब परेशान था और कह रहा था कि जब वो मेरी वाइफ से मिला था उसने उसे भी खुश कर दिया था। किंग जिंग को भी उसने काफ़ी मदद किया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे जो पावर दे दी है, लगता है कि इसके पीछे काफ़ी करेज चाहिए थी। और अब वो इस बात को लेकर भी परेशान था कि इसका जो जिनफी ग्रुप है, जिसकी जो वर्थ है वो टेंस ऑफ बिलियन से भी ज़्यादा है, क्या वो एक ऐसे बंदे के हाथों से कैम में चली जाएगी? क्या इसकी बेटी वाकई में उससे शादी करेगी? बस यही उसके ज़हन में एक सवाल था। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली रूपिंग कहती है कि अंकल, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप किंग जिंग के लिए एक और ब्लाइंड डेट अरेंज करेंगे, वो भी भू चैन से बचने के लिए? वो मुस्कुराते हुए ये भी कहती है कि बस मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि अंकल आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी मौत करीब आ जाएगी। मिस्टर सू गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये कितनी रिडिकुलस बात है। मैं उसका डैड हूँ, मैं उसके लिए जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर मैं उससे शादी नहीं करवाऊंगा तो वो मुझे मार देगा। ये भला कैसे पॉसिबल है? ली रूबिन कहती है कि अंकल ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। वो आपको नहीं मरवाएगा, बल्कि जिन जिन के साथ किंग जिंग डेट्स करेगी ना, वो उन्हें मरवा देगा। जिस पर अंकल सू कहते हैं कि अगर ये बात सच है तो अभी तक उसने दिंग रुई लोंग को क्यों नहीं मारा? क्या किंग जिंग तुम्हारा उसके ज़्यादा प्यारी है तुमसे? जिस पर ली रूबिंग उसे बताती है कि दिंग रुई लोंग की जहाँ तक बात है ना, वो इस साल तो सरवाइव नहीं करने वाला। आपको पता है कि अभी रिसेंटली वो दोंग हाई में आया था और तकरीबन उसने अपना राइट हैंड खो दिया, और वो जल्दी से यहाँ से भाग गया। मिस्टर सू ये सुनने के साथ फिर से एक दफ़ा हैरान हो गए थे, और वो यही कहता है कि मैंने भी दिंग रुई लोंग के इंसिडेंट के बारे में सुना था, तो मुझे लगा कि ली फैमिली ऐसे बढ़ा चढ़ा कर ये बातें बता रही है। अब मुझे पता चला है कि इसके पीछे भी वो चैन का ही हाथ था। दिन लोंग जो कि यंगर जनरेशन में सबसे बेस्ट माना जाता है, वो भी अगर वो चैन को नहीं हरा सकता तो इसका मतलब है कि वो चैन सच में बहुत बड़ी तोप है। वो फिर ली रोबिन को कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि अगर दिन रोइलोंग मारा जाता है तो उसके बाद ही पावर की रिशफलिंग होगी।
इससे या तो तुम्हारा राइज होगा या तुम्हारा फॉल होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम वो चैन को ये सब कुछ करने दोगी? ली रूबिन कहती है कि कुछ दिन पहले ही मेरे डैड ने वो चैन से मुलाकात की थी। उसके बाद से जो भी मैटर हो ना फैमिली का, वो उसके बारे में वो चैन से ही डिस्कस करते हैं। मिस्टर सू खुद से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ली माओरेन वो चैन को अपना फ्यूचर सन इन लॉ मानता है, तो इसलिए शायद उससे बातें कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो दोनों मिलकर दिंग रुइलोंग को हराना चाहते हैं। वो चैन के साथ टीम अप करना चाहता है ताकि दिंग फैमिली को हराने में उसके काम आ सके। वो चैन तो बहुत बड़ा कारनामे काट रहा है। यहाँ पर मैं देखो, मैं सिर्फ उसे एक ब्रैट समझ रहा था, अब मुझे पता चला है कि ये क्या काम कर सकता है। ली रूबिंग उनकी कंडीशन देखकर खुद से कहती है कि लगता है कि मिस्टर सू को अब उसकी असलियत के बारे में पता चल गया है। अब बस ये देखना है कि ये कब उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो अपनी जगह पर खड़ी होती है और अंकल को कहती है कि मुझे कंपनी के काम के बारे में जाना होगा। हमारी ये बातचीत यहीं पर ख़त्म होती है। कभी फ्यूचर में दोबारा टाइम मिला तो हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। मिस्टर सू से कहता है कि ठीक है, जब अगली दफ़ा मिलेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ली रूबिंग के जाने के बाद ही फिर अंकल सू खुद से कहते हैं कि वेल, फिलहाल तो मैं इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, तो मुझे इस मैटर को क्लोजली इन्वेस्टिगेट करवाना होगा और देखना होगा कि आखिर वो चैन किस किस्म का बंदा है। और थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि वो चैन को किसी की कॉल आती है, तो दूसरी साइड पर कोई और नहीं बल्कि वो यू रॉन्ग थे। सो यू रॉन्ग उसे कहती है कि ली रूबिंग ने सारी बातें सू रूबेन को बता दी हैं। अब वो डिनर के लिए मेरे से मिलना चाहता है, तो मैं अब क्या करूं? क्या रीबिंग ने मुझे इसमें फंसा दिया है? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें बस ऑनेस्टली उससे बात करना होगी और कुछ नहीं। वो यू रॉन्ग ये भी कहती है कि मेरी बेटी भी अभी 20 साल की हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से मना कर सकती हूँ। वो चैन कहता है कि नहीं नहीं सिस्टर रॉन्ग, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम बस उससे ऑनेस्ट बात करना। बाकी मैं भी तुमसे मिलने के लिए आज रात आने वाला हूँ। वो जो रॉन्ग कहती है कि क्या सच में तुम्हें पता था कि सूरज मुझसे डिनर के बारे में पूछेगा और तुमने ये सारा प्लान बनाया था कि हम तीनों उस डिनर पर जाएंगे? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा 8 बजे वेट करूँगी। अब रात के वक्त ही मिस्टर सू उसके साथ डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो जो रॉन्ग, क्या तुम्हें पता है कि हमें मिले हुए कितना अर्सा हो चुका है? वो जो रॉन्ग कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये कोई 30 साल पहले की बात है, जब तुम 19 साल के थे और मैं चौथे ग्रेड में पढ़ती थी। अंकल सो कहते हैं कि देखा, एक ही झटके में तुम भी कितनी बड़ी हो गई। तुम कितनी छोटी सी होती थी और मुझे भी देखो, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ। तो किंग जिंग को तो मैं अब बिजनेस के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं बस तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ, तुम मुझे ऑनेस्टली उस बात का जवाब देना। आखिर किंग जिंग वो चैन और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है? मैं जानता हूँ कि तुम उसकी लवर बन गई हो। जिस पर वो यू रॉन्ग उसे बताती है कि हाँ वो हैंडसम है, तो इसलिए उसके प्यार में तो पड़ना ही था। अंकल सू कहते हैं कि तुम ये किससे बता रही हो? तुम्हें पता है वो जो रॉन्ग, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। एशियन के टाइकून्स तुमसे शादी करना चाहते थे। ऑयल प्रिंस तुमसे शादी करना चाहते थे। लेकिन तुमने सभी को धुतकार दिया और अब कह रही हो कि वो चैन हैंडसम है इसलिए तुम उसके प्यार में पड़ गई। भला इन बातों पर कौन यकीन करेगा? वो जो रॉन्ग उसे कहते हैं कि ब्रदर्स हो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि तुम इस बात को लेकर ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेव मत करो। हम इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तुम रैशली एक्ट मत करो। मिस्टर सू कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं फ़िलहाल वो चैन को कोई भी गुस्सा वगैरह ना दिलाऊं? वो जो रॉन्ग कहती है कि ब्रदर सो, हमारी ये फ्रेंडशिप हमेशा के लिए कायम रहे। लेकिन अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो फिर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम्हारी साइड पर रहूँगी। तभी वो पीछे देखता है तो वो चैन के ऊपर उसकी नज़र पड़ जाती है और वह कहता है कि लगता है कि मिस्टर वो चैन भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर वो भी यहाँ पर हैं तो फिर हम ओपनली इसके बारे में बात करेंगे। वो चैन अब उनके पास आता है और अंकल सू को देखकर कहता है कि बॉस सू, आपसे दोबारा मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जिस पर मिस्टर सू से कहते हैं कि मिस्टर वो, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। वो चैन जाकर फिर वूयू रोंग के पास बैठ जाता है और उन्हें कहता है कि आप किंग जिंग के डैड हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। आपको पता है कि अब जो कुछ हो चुका है उसे रिवर्स किया जा सकता है, ये अब इम्पॉसिबल है। और मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या आप वो सच में सुनना चाहते हैं? क्योंकि बाद में फिर इन बातों को आपको पता है ना कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिस्टर सो अब खुद से कहते हैं कि ये तो अब मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। और वो मिस्टर वू को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके पास कोई म्यूस्टिकल लेवल है। मैं बस इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर जो सकार है, क्या तुम बता सकते हो कि ये कैसे आया? उस सकार को देखते हुए वो चैन कहता है कि आपका ये सकार काफ़ी टाइम से है।
मिस्टर सू खुद से कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर एक मीनिंगलेस सी बात डाल दी है क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ जानती है और ब्रदर तैंग दियांग जानता है और कोई नहीं जानता। वो जो रोंग खुद से कहती है कि लगता है कि ब्रदर सू वो चैन की एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अब उसके जो आगे आने वाले अल्फाज हैं वो इन्फ्लुएंस देंगे और ब्रदर सू फिर अपना फाइनल डिसीजन ले पाएगा। वो चैन अब अपनी बात शुरू करते हुए उससे कहता है कि ये कोई 30 साल पहले की बात है। दोपहर का वक्त था, अक्टूबर 8 1990 थे। मिस्टर सू तुम अर्ली 20s में थे और तुम नॉर्दर्न मैनामर गए थे, वो भी अपने भाई तैंग तियांग के साथ है। मिस्टर सू ने जैसे ये बात सुनी थी उसी के साथ ही खुद से कहता है कि लगता है कि इसने मुझे सब कुछ सही बता दिया, आखिर ये बंदा है कौन। वो चैन फिर आगे की तफसील बताते हुए कहता है कि बॉस सू आप यहाँ पर इंपीरियल जेड माइन में हिस्सा लेना चाहते थे कि तभी दूसरे ग्रुप के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इसके बाद रात के वक्त ही उन लोगों ने आपके ऊपर दोबारा से अटैक किया था, तो आपने अपने हाथ की मदद से उनके अटैक को रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से आपके हाथ के ऊपर वो निशान बन गया। वो लोग तो आपको मार देते इसलिए आपको भी गन चलाना पड़ गई और इसमें आपने भी किसी को मार दिया था। मिस्टर सूफ से कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे वो मेमोरीज बिल्कुल याद हैं, मैंने उस वक्त मारा था अपनी जान बचाने के लिए। और इसके अलावा भी मिस्टर वू आप मेरे बारे में और क्या जानते हैं। वो चैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि हाँ मैं आपके बारे में और बहुत कुछ जानता हूँ, जैसा कि आपके बारे में और ही मी जुआन के बारे में। क्या आपको इसकी डिटेल जानना है। ही मी जान का नाम सुनने के साथ ही वो एक दफ़ा फिर शॉक था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जुरोंग ही मी जान का नाम सुनने के साथ ही मन में कहती है कि ही मी जुआन ये तो कैपिटल की सेकंड जनरेशन फैमिली की कोर थी, ये तो ली फैमिली से ज़रा बराबर भी वीक ना थी। अगर ब्रदर सू और ही मी जुआन के दरमियान कोई हिस्ट्री है तो इसका मतलब है कि मिस्टर सू जो परफेक्ट मैरिज का ढोंग करता है उसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। और जैसा कि मैं मिस्टर सू की दोस्त हूँ वो भी पिछले 30 सालों से, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका ये सीक्रेट सुनना चाहिए। वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और ब्रदर सू को कहती है कि आप वो चैन से बैठकर बात करें, मेरा लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो यू रोंग जाने के बाद वो चैन कहता है ब्रदर सू जैसा कि सिस्टर रोंग यहाँ से जा चुकी हैं तो क्या मैं अब अपनी बात को कंटिन्यू करूँ। वो चैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है ऑल राइट बॉस सू, आपकी मुलाकात मिस मेजुआन से 12 साल पहले हुई थी और 8 सालों के बाद आपका वो कॉन्टैक्ट ब्रोक हो गया और इसके बाद 4 सालों तक आप एक दूसरे के साथ रहे। और जैसा कि आप हैंडसम भी थे, रिच भी थे, इसलिए मेजबान आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। जैसे ही वो आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी इसी के साथ ही अपने रिलेशनशिप को लेकर वो और ज़्यादा सीरियस होती जाती थी। लेकिन जब शादी का वक्त आया तो तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया। फिर आप उसके बाद ही मेजबान से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, तो आप उसके जो भी बिजनेस सीक्रेट वगैरह जानते थे आपने वो सारे उसके राइवल्स को बता दिए। तो वो अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई क्योंकि उसके पास कोई रोमांस के लिए टाइम ही नहीं बचा था। सच में आपने काफ़ी अनफेयरली उसके साथ बिहेव किया। ये सारी बातें सुनने के साथ अंकल वो खुद से कहते हैं कि मुझे अगर जिनको ग्रुप को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी गंदा या फिर घिनौना काम क्यों ना करना पड़े। और ऊपर से अगर लॉजिकली बात करूँ तो इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए था। वो सीरियसली वो चैन से के पूछते हैं कि तुम्हें इन सारी बातों के बारे में कैसे पता चला। वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई। अंकल सू कहते हैं कि तुम सिर्फ 20 साल के हो। वो कहता है तो फिर क्या। इतना सुनने के साथ ही मिस्टर सू खामोश हो जाते हैं। वो चैन अपनी जगह पर खड़ा होता है और उन्हें कहता है कि वेल आइंदा मुझे टारगेट करने की कोशिश मत करना। मैं किंग जिंग से प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया कि कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। और ये इंसान के वर्ड्स होते हैं। इस इरा में ये सब कुछ ह्यूमरस माना जाता है लेकिन यही मेरी स्टांस है। तो वेल आप इन सारे मामले से उसे दूर रखिएगा, क्या आप मेरी बात समझे। तो अंकल सो मन ही मन में कहते हैं कि ये किंग जिंग के साथ अपना रिलेशनशिप तो कायम रखना चाहता है लेकिन उसे ऑफिशियल टाइटल नहीं देना चाहता। वो चैन मिस्टर सू को कहते हैं बॉस सू क्यों ना फिर हमें सारे मामले को जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसके ज़रिए सॉल्व करें। वो कहता है कि कौन सा ट्रेडिशनल वे। वो चैन बताता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो
छोटों से प्यार करो और अपने पेरेंट्स की बातें सुनो। ये सारी बातें सुनने के साथ अंकल खुद से कहते हैं कि इसका एटीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से ये तो रिंग रोइलोंग को भी हराने में कामयाब रहा। और मुझे इस बात का डर है कि इस जनरेशन में जितने भी यंगर लोग हैं ना, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो चैन अब उन्हें चाय देने के लिए चाहता है, तो इस पर बॉसू कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आंखें जमाए रखूँगा ताकि तुम किंग जिंग के साथ कुछ बुरा ना करो। जिस पर वो चैन कहता है कि बॉसू, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे तो किंग जिंग खुश हो जाएगी। उन दोनों के दरमियान बातचीत को 1 घंटा हो गया था। बाहर वो जो रोंग खड़ी थी और वो परेशान भी थी, क्योंकि उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों में ऐसी क्या बातचीत हो रही है। और अगर इन दोनों के दरमियान कोई क्लैश होता है तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। अगर मुझे वो चैन को चूज़ करना है तो उसके लिए मुझे ब्रदर सू को मारना होगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़ता है तो ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। और इन सारी बातों को लेकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी पीछे से वो रोंग आ जाता है और उसे हक करके कहता है कि सिस्टर रोंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जो रोंग उसे देखती है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, तो खुश हो जाती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। वो चंद कहता है कि मुझे क्या होना था, मैं तो ठीक हूँ। वो जो रोंग उससे हक कर लेती है और कहती है कि तुम आज यहीं पर रुकोगे, तुम आज मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज रात मैं यहीं पर हूँ। अब रात वो दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। अगले दिन जैसे वो चैन की आंख खुली थी तो वो कहते हैं कि सिस्टर रोंग, अब आप तो मुकम्मल तौर पर रिकवर कर चुकी हैं। वो जो रोंग जो कि वहीं पर बैठी हुई लिपस्टिक लगा रही थी, उससे कहती है कि वेल, तुम तो काफ़ी अनोइंग हो। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि दिन के दरमियान जितने भी हमारे फंड्स हैं मैंने उन सभी को विड्रॉ करवा लिया है। फ़िलहाल सिर्फ 2 बिलियन ही उसके लिए रखे हैं। वो चैन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर वू दोबारा से रिकॉपरेटिंग कर रहे हैं, तो मुझे इसके लिए शंघाई जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर जाकर उस ओल्ड मैन के साथ बात भी करूँगा। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। वो यूरोंग कहती है कि आखिर क्या बात है जिसके बारे में तुम उसके बात करने के लिए जा रहे हो। तुम्हें तो पता है कि दिंग फैमिली के जो रियल मनी है हमें बस वही चाहिए। वो चैन कहता है कि असल में मैं वो शेयर्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि क्या मेरे डैड के जो शेयर्स हैं ना वो 29% हैं, जो कि मेरे से 5 टाइम्स ज़्यादा हैं, तो ये मेरे में ट्रांसफ़र करना कैसे पॉसिबल होगा। वो चैन उसके पास आकर खड़ा होता है। उसे कहता है कि मैं जानता हूँ अब चीज़ें काफ़ी मुश्किल होने वाली हैं। ऊपर से ही जोंग मीडिया वाले लोग मिस सोंग को कहेंगे कि वो चैन वो की इन्वेस्टिगेशन करवाए, तो इसलिए तुम्हें भी अपनी अरेंजमेंट को एडवांस में करना होगा। तो वो जो रोंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं शुआन शुआन को किसी को टच भी नहीं करने दूंगी। कि फिर वो चैन के फ़ोन के ऊपर कॉल आती है, जैसे उसने कॉल अटेंड की थी जो कि बॉस माओ की थी। तो ये बॉस माओ को कहता है कि क्या चल रहा है। बॉस माओ उसे बताता है दिन रुई लोंग को पता चल गया है कि ही शी किन और शिन चिन शंघाई में रहते हैं। फिलहाल वो उनको सर्च कर रहा है। वो चैन बॉस माओ को कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब मैं आगे से सब कुछ संभाल लूँगा। वो फिर जल्दी से वहाँ से जाने की तैयारी करता है और वो यूरोंग को कहता है कि मुझे जाना होगा। थोड़ी देर के बाद ही फिर वो ही केशिन और शिनशिन से मिलने के लिए पहुँच जाता है। जिस पर ही केशिन कहती, टीचर वो आप यहाँ पर आ गए, और क्या हमारी कोई क्लास होने वाली है। वो चैन शिनशिन के सर के ऊपर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, आज कोई क्लास नहीं होने वाली, बल्कि मैं तो यहाँ पर मूव करने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। शिनशिन ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि इसमें तो अब मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, मैं जल्दी से जाकर अपना बैग पैक करती हूँ। ही केशिन अब हैरान हो गई थी, परेशान भी थी, और कहती है कि क्या दिंग लोंग को इसके बारे में पता चल गया। वो कहता है कि हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रहा है और जल्दी वो तुम्हें ढूंढ भी लेगा, तो इसलिए हमें अपनी इस जगह को चेंज करना होगा। हे केशिन हैरानी से कहती है तो अब हम भला कहाँ जाएंगे। वो चैन उसे बताता है कि फ़िलहाल हम रूबिन के घर जाएंगे। हे केशिन ये सुनकर खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है कि अगर हम ली रूबिन के घर पर रुकेंगे तो अक्सर टीचर वू को मिलते रहेंगे। जबकि वो चैन उसे कहता है दिन रुई लोंग से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कि इतने में उसे कॉल भी आ गई थी, तो वो चैन कहता है कि तुम उसकी कॉल को पिक कर लो। जैसे ही केशिन ने कॉल अटेंड की थी तो दिन रुई लोंग उससे ये कहता है कि तुम कहाँ हो और शिन शिन कहाँ है। वो चैन उसे कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। हे केशिन फिर कहती है तुम इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो,
मैं दोंगहाई सिटी में हूँ। लिन रुई को यह सुनकर गुस्सा आता है और कहता है कि तुम दोंगहाई सिटी में क्या कर रही हो और तुम वहाँ पर किसके साथ हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।